आज की वीडियो में बेसिकली मैं कंपेयर करने वाला हूं अपने 1 साल के और 4 साल के रिजल्ट को, जो कि आपको दिखाना और बताना काफी ज्यादा जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट टाइम के साथ कैसे चेंज होता रहता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में बेसिकली मैं कंपेयर करने वाला हूं अपने 1 साल के और 4 साल के रिजल्ट को, और मैं दिखाने वाला हूं कि जब मेरे रिजल्ट आया था ट्रांसप्लांटेशन के 1 साल बाद, जो कि काफी ज्यादा अच्छा आया था, और आज 4 से 5 साल बाद मेरे रिजल्ट में ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं जो कि आपको दिखाना और बताना काफी ज्यादा जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट टाइम के साथ कैसे चेंज होता रहता है। ये चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो, आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhealth.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, बेसिकली आज की वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और चारों के चारों पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। पहले हम कंपेरिजन करेंगे मेरे फ्रंटल हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट को, कि पहले 1 साल बाद जो मेरा रिजल्ट आया था तब कैसा था, और आज जो मेरे चेंजेस आए 4 साल बाद फ्रंट पार्ट के रिजल्ट को पहले हम कंपेयर करेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे सेकंड पार्ट में मिड स्कैल्प और एग्जिस्टिंग हेयर को, जो मेरे जहां पे ट्रांसप्लांटेशन मेरा नहीं हुआ था उस एरिया को कंपेयर करेंगे ट्रांसप्लांटेशन 1 साल बाद के, और आज जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर की कंडीशन है उस चीज को मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे डोनर एरिया के बारे में, कि आज मेरा डोनर एरिया कैसा है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर मुझे ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है तो क्या मेरे पास एक लिमिटेड डोनर एरिया अवेलेबल है। और लास्ट पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैंने ट्रांसप्लांटेशन के 1 साल तक मैंने कौन कौन सी मेडिकेशन ली थी, और 1 साल के बाद से अभी तक 4 से 5 साल बाद तक मैं कौन कौन सी मेडिकेशन को फॉलो कर रहा हूँ, और ये जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बात करें फ्रंटल पार्ट के बारे में, आप सभी जानते हैं मैंने फ्रंटल एरिया में अपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। लगभग 3000 ग्राफ्स मेरे फ्रंट एरिया में लगे थे, आज से लगभग 4 से 5 साल पहले FUE टेक्निक से मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कंपैरिजन, जो मेरा 1 साल बाद जो रिजल्ट आया था, आप देख सकते हैं काफी अच्छा मेरा रिजल्ट आया था, काफी नेचुरल मेरी हेयर लाइन आई थी। हेयर लाइन की डेंसिटी एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी से परफेक्टली मैच कर रही थी, और साथ ही साथ जो आप अभी की कंडीशन देख रहे हो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं फ्रंटल एरिया के बारे में, तो अभी तक बिल्कुल एज इट इज मेंटेन्ड है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी भी बिल्कुल सेम आपको लग रही होगी। अगर मैं हेयर लाइन क्रिएशन की बात करूं तो वो भी आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा। इन शॉर्ट, फ्रंट एरिया की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसप्लांटेशन के 1 साल बाद से लेके आज मेरे ट्रांसप्लांटेशन को 4 से 5 साल हो चुके हैं, अभी तक बिल्कुल सेम टू सेम फ्रंटल एरिया मेरा मेंटेन है। अगर मैं बात करूं इसके रीजन की, तो इसका रीजन बहुत सिंपल है, और ये एक फैक्ट है जो आपको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो मेरे फ्रंट एरिया में ग्राफ लगाए गए थे वो मेरे सारे के सारे ट्रांसप्लांटेड ग्राफ थे। मतलब मेरे फ्रंटल एरिया में कोई भी एग्जिस्टिंग हेयर नहीं थे, जिस वजह से जब मेरे पीछे से ग्राफ्स निकाल के आगे लगाए गए, जिस वजह से मेरे वहां की डेंसिटी बिल्कुल मेंटेन है, क्योंकि मेरे पीछे से जो बाल निकाल के आगे लगाए गए वो DH की प्रूफ थे, तो उनको फ्यूचर में झड़ना ही नहीं था। तो जैसे मेरे 1 साल बाद रिजल्ट आया था, बिल्कुल आज भी मेरा फ्रंट एरिया का वैसा ही रिजल्ट मेंटेन है। अगर एग्जिस्टिंग हेयर मेरे फ्रंट में होते तो हो सकता है वो झड़ चुके होते और डेंसिटी में आपको थोड़ा फर्क लगता, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फ्रंट में एग्जिस्टिंग हेयर नहीं थे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि मेरी डेंसिटी अभी तक फ्रंटल एरिया की बिल्कुल सेम टू सेम कैसे मेंटेन है, क्योंकि मेरे फ्रंट में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और मेरे एग्जिस्टिंग हेयर बिल्कुल नहीं थे। सो गाइस, ये तो रही मेरे फ्रंटल एरिया की बात। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि है एग्जिस्टिंग हेयर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था तो मैंने सिर्फ फ्रंट एरिया का ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, राइट। मेरे काफी ज्यादा एग्जिस्टिंग हेयर ऑलरेडी मौजूद थे अपने फ्रंट के पीछे वाले एरिया में, जिसको आप मिड स्कैल्प बोल सकते हो। तो जब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था 1 साल बाद की कंडीशन आप देख सकते हैं स्क्रीन में, तो मेरा काफी अच्छा रिजल्ट आया। मेरे एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों काफी ज्यादा अच्छी थी। आप लोगों ने मेरे रिजल्ट को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया, और अभी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1 साल बाद मेरा काफी अच्छा रिजल्ट था। और साथ ही साथ अगर आप देखो आज 4 साल बाद की कंडीशन, तो आप देख सकते हैं मेरे एग्जिस्टिंग हेयर में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% वैसे ही मेंटेन है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे 95% एग्जिस्टिंग हेयर बिल्कुल वैसे ही मेंटेन है जैसे कि मेरे ट्रांसप्लांटेशन से पहले थे, ट्रांसप्लांटेशन से 1 साल बाद थे, और आज बिल्कुल 95% वैसे ही मेरे एग्जिस्टिंग हेयर मेंटेन है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और सबसे बड़ा एक रीजन होता है फेलियर ट्रांसप्लांटेशन का, कि लोग ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं फ्रंट एरिया में और उनके ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट भी आ जाता है, राइट। उनके ट्रांसप्लांटेशन की डेंसिटी काफी अच्छी आ जाती है फ्रंट पार्ट में, लेकिन वो गलती वहां कर बैठते हैं। मैं सारे पेशेंट की बात नहीं करूंगा, कुछ लोगों का एग्जिस्टिंग हेयर में जो हेयर फॉल होता है ना वो प्रोग्रेसिव होता है, तो फ्रंट एरिया में तो रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वो
एग्जिस्टिंग हेयर की तरफ ध्यान नहीं देते, जिस वजह से एग्जिस्टिंग हेयर झड़ने लगते हैं और रिजल्ट 1 साल बाद काफी अच्छा लगता है, लेकिन 2 से 3 साल बाद रिजल्ट बहुत खराब हो जाते हैं। आगे ट्रांसप्लांटेड हेयर तो वैसे ही मेंटेन रहते हैं, लेकिन पीछे वाले हेयर झड़ जाते हैं और काफी लोग इसको फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं, जो कि एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता। एग्जिस्टिंग हेयर को अगर आप मेंटेन करके रखो तो आप अपने रिजल्ट को वैसे ही मेंटेन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं अपनी कि मेरे एग्जिस्टिंग हेयर अभी तक कैसे मेंटेन है, तो इसका मैं आंसर पहले प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं। मैं बेसिकली एग्जिस्टिंग हेयर के लिए मिनॉक्सिडिल लगा सकता था, लेकिन मैं लगाना नहीं चाहता था। मैंने मिनॉक्सिडिल बिल्कुल भी यूज नहीं किया अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे। मैं एग्जिस्टिंग हेयर के लिए बेसिकली फिनिस्ट्राइड टैबलेट्स का कोर्स करता हूं। मैं रेगुलरली 4-5 साल से फिनिस्ट्राइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बीच में इसके कोर्सेज लेता रहता हूं। जब मुझे लगता है मेरा हेयर फॉल होने लगा एग्जिस्टिंग हेयर का, तो मैं फिनिस्ट्राइड लेना स्टार्ट कर देता हूं। अब फिनिस्ट्राइड क्या करता है, आपके एग्जिस्टिंग हेयर को कंट्रोल करता है और मैक्सिमम क्वांटिटी जो बाल झड़ने होते हैं उसको कंट्रोल में ले आता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम है। जब तक आप फिनिस्ट्राइड यूज करोगे तब तक ही इसका इफेक्ट रहेगा, और कुछ टाइम बाद अगर आप फिनिस्ट्राइड लेना छोड़ देते हो तो दोबारा से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसीलिए मैं फिनिस्ट्राइड के कोर्सेज लेता रहता हूं। मैं रेगुलरली नहीं लेता, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज फिनिस्ट्राइड का लेता रहता हूं, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एग्जिस्टिंग हेयर अभी तक बिल्कुल वैसे ही मेंटेन है। आप लोगों ने काफी रिजल्ट्स यूट्यूब पे ऐसे देखे होंगे जिसमें 3-4 साल बाद एग्जिस्टिंग हेयर झड़ जाते हैं, और इसके सबसे बड़ा रीजन DHT ही है। यहाँ पे ना डॉक्टर की गलती होती है ना पेशेंट की गलती होती है। DHT हार्मोन आपके बॉडी में हमेशा रहेगा और वो अपना जो इफेक्ट है वो बरकरार रखेगा। तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी मेडिकेशन लेनी पड़ती है। रेगुलरली नहीं कहूंगा, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत कोर्सेज लेने पड़ते हैं। सो गाइस, ये तो हमने बात करी फ्रंट एरिया की और एग्जिस्टिंग हेयर की, आपने दोनों में कंपैरिजन देखा। अब अगर मैं बात करूं अपने डोनर एरिया की तरफ, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल रहा है पहले से ही, तो डोनर एरिया में मेरे 3000 ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट हुए थे। मेरा बियर्ड का एक्सट्रैक्शन बिल्कुल नहीं हुआ था। मेरे सारे के सारे ग्राफ्ट डोनर एरिया से लिए गए थे। और ट्रांसप्लांटेशन के 1 साल बाद की अगर आप मेरे डोनर एरिया की कंडीशन देखो और अभी की कंडीशन देखो तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही लग रही होगी। ठीक है, डोनर एरिया एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे आपका हेयर लॉस नहीं होता, राइट। डोनर एरिया का एडवांटेज ही है कि वहां पर DHT इफेक्ट नहीं करता और आपका वहां पे हेयर लॉस नहीं होता। हेयर लॉस एंड हेयर फॉल आर डिफरेंट। हेयर फॉल जरूर होगा आपके डोनर एरिया से। अगर आप पीछे हाथ लगा के ऐसे खींच के बाल निकालोगे तो आपके हाथ में 1-2 बाल आ जाएंगे, दैट इज हेयर फॉल। वो बाल झड़ते हैं और वो बाल कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं देखोगे कि आप पीछे एरिया से गंजे हो रहे हो, राइट। क्राउन से आप हो सकते हो, लेकिन आप जो पीछे की बेल्ट होती है, सेफ जोन जिसको हम बोलते हैं, वहां से आप कभी भी हेयर लॉस वहां से आपका नहीं होता। तो डोनर एरिया ऑब्वियसली जैसे मेरा पहले था ट्रांसप्लांटेशन से 1 साल बाद, वैसे ही अभी भी मेंटेन है। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। अब अगर हम बात करें सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है मेडिसिन के बारे में, कि मैंने ट्रांसप्लांटेशन के बाद 1 साल तक कौन कौन सी मेडिकेशन फॉलो करी और 1 साल के बाद से अभी तक मैं कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ट्रांसप्लांटेशन के बाद की, जब मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, डॉक्टर ने मुझे मिनॉक्सिडिल एंड बायोटिन टैबलेट्स दी थी। ठीक है, इनिशियली की मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली हर किसी को ये टैबलेट्स दी जाती है। किसी किसी को फिनिस्ट्राइड स्टार्टिंग में दे दिया जाता है, लेकिन सबको नहीं दिया जाता, राइट। अगर आपको ये लगता है कि मैं ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा हूँ तो मेरे को फिनिस्ट्राइड लेना जरूरी है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को फिनिस्ट्राइड दिया जाता है, मुझे फिनिस्ट्राइड नहीं दिया जाता। ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ बेसिक मेडिकेशन 1 वीक की जो हर सर्जरी के बाद लेनी होती है वो मैंने ली। उसके बाद 1 साल तक मुझे बोला गया था आपको मिनॉक्सिडिल दिन में 2 टाइम लगाना है एंड मुझे बायोटिन दिन में 1 टैबलेट लेनी है 1 साल तक। अब मैं अगर बात करूँ मिनॉक्सिडिल के बारे में, तो मैंने मिनॉक्सिडिल सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने लगाया था। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया था, जो कि मैं कह सकता हूँ जिस वजह से मेरे को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आपको मिनॉक्सिडिल कम से कम 1 साल तक लगाना है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैंने सिर्फ 3 से 4 महीने मिनॉक्सिडिल लगाया, उसके बाद मैंने मिनॉक्सिडिल लगाया ही नहीं। मैंने मिनॉक्सिडिल सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर में लगाया था, राइट। मैंने एग्जिस्टिंग हेयर पर बिल्कुल भी मिनॉक्सिडिल यूज नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर पे लगाया था और सिर्फ 3 से 4 महीने लगाया था। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आपको मिनॉक्सिडिल कम से कम 1 साल तक लगानी चाहिए। अब अगर हम बात करें बायोटिन की, तो डेफिनेटली मैंने बायोटिन 1 साल तक ली थी कंटिन्यूसली। मैं रोज बायोटिन की 1 टैबलेट लेता था जो मुझे डॉक्टर के थ्रू रिकमेंडेड थी। ये तो बात करी मैंने मेडिसिन के बारे में कि मैंने ट्रांसप्लांटेशन के बाद 1 साल तक कौन कौन सी मेडिकेशंस ली। अब अगर हम बात करूं 1 साल के बाद से लेके अभी तक, तो देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बाद से अभी तक फिनिस्ट्राइड लिया है। वो भी तब मैंने लेना स्टार्ट किया जब मेरे एग्जिस्टिंग हेयर झड़ने लगे, जब मेरे बाल झड़ने लगे एग्जिस्टिंग हेयर, तो मैं काफी वरीड होने लगा। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ टच में थे, जितने डॉक्टर्स हमारे साथ एसोसिएटेड थे, मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप फिनिस्ट्राइड लेना स्टार्ट कर दो। इनिशियली आई वाज आल्सो वरीड अबाउट फिनिस्ट्राइड। मुझे काफी ज्यादा डर था फिनिस्ट्राइड का कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ, काउंसलिंग हुआ, उन्होंने समझाया कि इट डजंट हैव दैट मच साइड इफेक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा ऑल दो कॉन्ट्रोवर्सी बहुत है फिनिस्ट्राइड के बारे में थ्रू आउट द इंटरनेट और कहीं भी मिलेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं थे। और इसको अगर आप रेगुलरली ना लेके शॉर्ट टर्म कोर्सेज में लो तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होता। 1 से 1.5 साल बाद मैंने फिनिस्ट्राइड लेना स्टार्ट कर दिया था। 2 महीने लेता था, 1 महीने छोड़ देता था, फिर 3 महीने ले लेता था। जब जब मुझे लगा मेरे को नीड है फिनिस्ट्राइड की, मैंने लेना स्टार्ट किया।
एंड पर्सनली टेलिंग फिनिस्ट्राइड के साइड इफेक्ट मुझे पर्सनली कोई भी फील नहीं हुआ। हमारे साथ हजारों लोग टच में हैं जो आप फिनिस्ट्राइड लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। 95% लोगों को फिनिस्ट्राइड का साइड इफेक्ट नहीं होता, जिनको होता है वो टेम्परेरी साइड इफेक्ट है और वो जब फिनिस्ट्राइड लेना बंद कर देते हैं तो साइड इफेक्ट एकदम खत्म हो जाता है। सो ये था मेडिसिन के बारे में कि मैं ट्रांसप्लांटेशन के 1 साल बाद तक कौन कौन सी मेडिकेशन लेता था एंड अभी मैं कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ फिनिस्ट्राइड ले रहा हूँ, राइट। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आपको उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।